गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12 की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपन ने कल एक लेसन स्टार्ट किया था। 7वां लेसन हमारा रबी की फसलों के प्रमुख रोग, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स, जिसमें कल अपन ने 3 रोगों के बारे में चर्चा कर ली थी। पहला रोग था हमारा गेहूं का काला या स्तंभरोली रोग, गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग, और तीसरा था गेहूं का पीला रोली रोग। गेहूं के 3 रोगों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन चौथे रोग की शुरुआत करेंगे, गेहूं का अनावृत या छिद्राखंड रोग। ठीक है, तो देखिए चर्चा करते हैं अपन इस रोग की। देखिए, गेहूं की फसल पर लगने वाले रोगों में अनावृत कंड एक महत्वपूर्ण रोग है। इसे स्थानीय भाषा में भारत के विभिन्न भागों में देखिए, कहीं पर इसको भारत के विभिन्न भागों में कहीं पर इसको देखिए कंजियारी, कहीं केरंजुआ, कहीं कंडुआ, कहीं कानी, कहीं कायमा, कहीं पर कालीमा, सितिल या स्लत आदि नामों से जाना जाता है। तो भारत के अनेक जगहों पर, अलग अलग जगहों पर गेहूं के इस अनावृत या छिद्राखंड रोग को, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट को कई नामों से जाना जाता है। ये भारत के सभी भागों में पाया जाता है। ये पश्चिमी जो भाग हैं हमारे भारत के, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिंधु गंगा का जो मैदान है उसके आसपास लगे हुए सभी जो जिले शहर हैं, और उत्तरी पहाड़ियों पर विशेष रूप से पाया जाता है। इन पहाड़ियों पर यह बहुत ही विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए लक्षण क्या है। इस रोग का प्रथम लक्षण पौधों से बाल या निकालने पर ज्ञात होता है। सबसे पहला लक्षण तो हमें दिखता है पौधों से जब अपन बाल या निकालते हैं। ठीक है, जब बाली के स्थान पर काले रंग के कोयले के चूर्ण जैसा पदार्थ रेचिस या सूख पर दिखाई देता है। बाली के स्थान पर अपन कोयले जैसा चूर्ण जैसा पदार्थ दिखाई देता है रेचिस या सूख पर। प्रारंभ में संपूर्ण बाली एक पतली चमकीली झिल्ली से ढकी रहती है, परंतु यह अत्यंत मंगूर होने के कारण फट जाती है तथा सभी बीजाणु हवा द्वारा विस्तृत कर दिए जाते हैं। इसलिए इस रोग को अनावृत कंड रोग कहते हैं। प्रारंभ में देखिए संपूर्ण जो बाली होती है, पूरी बाली, वो एक पतली चमकीली झिल्ली से ढकी हुई रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये अत्यंत भंगूर होने के कारण, बहुत ही ज़्यादा भंगूर होने के कारण फट जाती है। ठीक है, और सभी बीजाणु जो हवा में फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए इस रोग को अनावृत कंड रोग कहते हैं। इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं, अनावृत कंड रोग कहते हैं। अब इस रोग का रोगजनक कौन सा है, तो गेहूं का अनावृत कंड देखिए अस्टिलेगा सेजेटम प्रजाति टिट्रिशाई के द्वारा फैलता है। अस्टिलेगा सेजेटम प्रजाति टिट्रिशाई के द्वारा फैलता है। कंड रोग के जो बीजाणु होते हैं वो पीले, ऑलिव भूरे, गोलाकार से देखिए अंडाकार आकृति के होंगे, या तो गोल होंगे पूरे, या फिर इस प्रकार से अंडे की आकृति के होंगे। इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती है। देखिए कांटे जैसी इस पर संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक बीजाणु देखिए 4 कोशिकीय प्राग तंतु बनाकर अंकुरित होता है। ये प्रत्येक जो बीजाणु होता है वो 4 कोशिकीय, यानी इसमें विभाजन होता है। इस बीजाणु के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है, और 4 कोशिकाओं का समूह बनता है और फिर यह अंकुरित होता है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक कोशिका से एक संक्रमण सूत्र निकलता है। उससे प्रत्येक कोशिका से एक संक्रमण सूत्र, ये देखिए नीचे सूत्र दिखाए गए हैं। जो संक्रमण सूत्र मिलकर, 2 संक्रमण सूत्र मिलकर द्विकेंद्रीय संक्रमण सूत्र का निर्माण करते हैं। ये 2 संक्रमण सूत्र आपस में जुड़कर द्विकेंद्रीय संक्रमण सूत्र का निर्माण करते हैं, जो वर्तिकाग्र को भेद कर भ्रूण तक पहुंच जाता है। जो वर्तिकाग्र जो होता है स्त्री केसर का वर्तिकाग्र, ठीक है, उसको भेद कर कहाँ पहुँच जाता है, भ्रूण तक पहुँच जाता है, पूरा भ्रूण तक पहुँच जाता है, अंदर भ्रूण तक। ठीक है, और निष्क्रिय अवस्था में बनी रहती है। और बाद में ये द्विकेंद्रीय सूत्र, संक्रमण सूत्र क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है। रोग चक्र की अगर अपन चर्चा करें इसकी, तो देखिए इस रोग का रोगजनक दाने में सुषुप्त अवस्था में बने रहते हैं। दाने का जो सुषुप्त अवस्था में है वो रोगजनक उसमें बना रहता है पहले तो। ठीक है, इसलिए यह अंत बीजोड़ रोग है, यानी बीज के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको अंत बीजोड़ रोग कहते हैं। तथा बीजों के अंकुरण होने पर पौधे की वृद्धि के साथ शीर्ष क्षेत्र के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। पौधे की वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, शीर्ष क्षेत्र के साथ ये बढ़ता रहता है। तथा पौधों में पुष्पन के समय विखंडित होकर कवक जाल की प्रत्येक कोशिका कंड बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है। पौधों में पुष्पन के समय ये विखंडित होकर, यानी पुष्पन जब होना होता है, फूल खिलने होते हैं, तब ये विखंडित होता है, कवक जाल की प्रत्येक कोशिका कंड बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है। और अंदर जो कवक जाल होता है उसकी प्रत्येक कोशिका कंड बीजाणु में क्या हो जाती है, बदल जाती है।
एवं बाली में दाने के स्थान पर कंडपुंज दिखाई देते हैं। और बाली में ये देखिए, बाली ऐसी होनी चाहिए लेकिन इसमें कंडपुंज ये ब्लैक ब्लैक दिखाई देते हैं। प्रत्येक कंड बीजाणु अंकुरित होकर पुनः संक्रमण सूत्र बनाता है। फिर ये प्रत्येक जो कंड बीजाणु अंकुरित होता है फिर से पुनः क्या होता है, सूत्र संक्रमण बनाता है। संक्रमण सूत्र बनाता है जो वर्तिकाग्र को भेदते हुए अंडाशय में पहुंचकर सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, जो फिर से क्या होता है, वर्तिकाग्र को भेद कर वर्तिकाग्र को चीर कर उसके अंदर चला जाता है बीज तक, और फिर वहाँ पर सुषुप्त अवस्था में, भ्रूण में सुषुप्त अवस्था में क्या होता है, पड़ा रहता है। ठीक है, प्रबंधन कैसे कर सकते हैं इस अनावृत कंड का, गेहूं का? तो देखिए, संक्रमित बाल एवं पौधों को खेत से हटा देना चाहिए। जो भी हमें दिखता है कि बालियां हमने देखी है जिस पे ये रोग का संक्रमण हुआ है पौधों पर, उन पूरे बालियों को या पौधों को ही हटा देना चाहिए। ठीक है, और ऐसे खेतों के दानों को बीज के रूप में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। जहाँ पर ये खेत, जिस खेत में ये रोग हुआ है अनावृत कंड, उसके बीजों को, दानों को बीज के रूप में अपन को कभी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, काम में नहीं लेना चाहिए अगली फसल बोने के लिए। ठीक है, अब जो संक्रमित बीज होते हैं उनको 3 से 4 घंटे ठंडे पानी में भिगोकर 54 से 56 सेंटीग्रेड तापक्रम के गर्म पानी में 10 मिनट तक डुबोकर निष्क्रिय किया जा सकता है। अब जो संक्रमित बीज होते हैं, वैसे तो इन दानों को, बीजों को बोना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी बोना चाहते हो तो क्या करें, उसका उपचार करें। उपचार कैसे करें? संक्रमित बीजों को 3 से 4 घंटे पहले ठंडे पानी में भिगोए, फिर उसको 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के गर्म पानी में 10 मिनट तक डुबोकर निष्क्रिय कर दें। ठीक है, पंजाब में देखिए, पंजाब में लूथरा सतार ने बताया, पंजाब के अंदर 2 व्यक्ति हैं, लूथरा और सतार ने बताया कि संक्रमित बीजों को जून माह में सुबह 4 घंटे ठंडे पानी में भिगोकर, जून माह में यानी सबसे गर्म जो महीना होता है उसमें सुबह 4 घंटे ठंडे पानी में भिगोकर क्या करना चाहिए हमें, दोपहर में सूर्य की धूप में 4 घंटे तक सुखाकर रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। रोग को सुबह 4 घंटे ठंडे पानी में भिगोकर फिर दोपहर में इसको 4 घंटे सुखाओ और फिर अपन इसका रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। जैविक प्रबंधन में देखिए कौन कौन सी इस रोग ऐसी किस्में हैं जिनमें इस रोग से लड़ने की क्षमता होती है। तो देखिए, कल्याण सोना WG307C, C302, PB18 का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये कुछ किस्में हैं, कल्याण सोना, WG307, C302, PB18, इनका उपयोग अपन कर सकते हैं किसके रूप में, इन किस्मों के अंदर, इन गेहूं की इन किस्मों के अंदर क्या होता है, अनावृत कंड या कंडरा रोग से लड़ने की क्षमता होती है। बीजों को देखिए, रासायनिक प्रबंधन में देखिए, बीजों को कार्बोक्सिन की 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित कर बुआई कर सकते हैं। ठीक है, प्रति किलो में 2 से 2.5 ग्राम कार्बोक्सिन मिलाकर अपन बीजों को उपचार कर सकते हैं और फिर बुआई में काम में ले सकते हैं। ठीक है, अनावृत कंड हो गया। अब देखिए जो का आवृत कंड, ठीक है, रोग, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। ठीक है, जो का आवृत कंड रोग एक मुख्य रोग है। इस रोग का प्रकोप देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ भागों में पाया जाता है। ठीक है, इस रोग को कानी, बंद कंडवा, ढका हुआ कंडवा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये इसके उपनाम है। ठीक है, ये उपनाम है। मैंने आपको बताया होगा कि आपको क्या क्या देखना होगा जब भी अगर आपको पूछ रहे 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि भाई मान लो आपका आ गया गेहूं का पीला रोली रस्ट रोग का। ठीक है, आपको वर्णन करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें सबसे पहले तो अपन को रखना चाहिए कि भाई इसके सामान्य नाम, रोगजनक कौन सा है, रोगजनक कौन सा है, ये ध्यान रखना। फिर इसके स्थानीय या सामान्य नाम क्या है, प्रसार क्षेत्र अगर आपको याद है कि भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये, और अगर आपको याद है कि सबसे पहले अगर ये कहाँ देखा गया सर्वप्रथम, तो वो लिख लेना है। ठीक है, फिर देखिए रोग चक्र आपको ध्यान में रखना है कि भाई कितनी अवस्थाएं होती है, कैसे फैलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोग चक्र। ठीक है, उसके बाद आपको प्रबंधन देखना है, जिसमें देखिए अगर सस्य प्रबंधन की बात करें अपन, तो सस्य प्रबंधन में जो भी संक्रमित पौधा होता है उसको पहले तो उखाड़ लो। ठीक है, फिर उखाड़ के खेत से बाहर कर दो। ठीक है, जला दो। उसके बाद जो फसल काटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, उन अवशेषों को भी क्या कर लो, आप जला लो। ठीक है, अवशेषों को भी जला लो। ठीक है,
दवाइयों के रूप, फिर इनकी कुछ किस्में हैं, वो किस्में आपको याद रखनी पड़ेगी। और गेहूं की अगर आपको 4-5 किस्में अच्छे से याद है तो वो लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक किस्म में लगभग सब रोग से लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है, क्योंकि जो किस्में विकसित की गई है, प्राकृतिक में तो नहीं होती लेकिन किस्मों में होती है, ठीक है। फिर देखिए रासायनिक प्रबंधन की अगर बात करें तो देखिए मिथाइल डिमेटोन, क्या कुछ दवाइयाँ हैं जिसका नाम है देखिए मिथाइल डिमेटोन या डेमेटोन, ठीक है, कार्बोक्सिन, इनसे उपचार कर सकते हैं बीजों का, ठीक है। 2-3 दवाइयाँ हैं जो हर में काम आती हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन प्रत्येक रोग का वर्णन करेंगे तो ये डेढ़ पेज के लगभग, यानी लगभग 35 से 40 लाइनों के बराबर हमारे हो जाएगा और आराम से अपन इसका वर्गीकरण हो जाएगा और 4 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। तो कम से कम अभी ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए एक किसी रोग का पूरा रोग लगना। बाकी छोटा सवाल तो कुछ भी बन सकता है, किसी रोग का रोगजनक पूछ ले, उनका स्थानीय नाम पूछ ले, ठीक है, सिर्फ सस्य प्रबंधन पूछ लें, ठीक है। सस्य प्रबंधन में देखिए उखाड़ कर जला देना, अवशेषों को जला देना, खरपतवार को बाहर निकाल देना, ठीक है, इस प्रकार से। और ग्रीष्म काल में गहरी जुताई करना, ये कुछ कॉमन सस्य प्रबंधन के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे जौ का आवृतकंड रोग, ठीक है। इसको देखिए कानी, बंद कंडवा, ढका हुआ कंडवा के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के कारण फसल को औसतन 2.5% तक हानि होती है, औसतन 2.5%, यानी बाकी जो 97.5% तो हमारे काम की होती हैं। थोड़ा नुकसान होता है लेकिन होता ज़रूर है, ठीक है। लक्षण देखिए, इस रोग का प्रथम लक्षण पौधों में बालें निकलने पर पता चलता है। जैसे ही पौधे की बालें निकलती है जौ के पौधे की, तब पता चलता है जब दानों के स्थान पर हमें क्या कंडपुंज बनता हुआ दिखाई देता है, कंडपुंज बने हुए होते हैं, ठीक है। पौधों की जो रोगी बालियाँ काली व जली सी दिखाई देती है, पौधों की जो रोगी बालियाँ होती है वो काली जली हुई दिखाई देती है। ये देखिए तो अपने पिछले में ये काली जली हुई दिखाई देती है, बाकी नॉर्मल तो ऐसी होती हैं, ये काली जली हुई दिखाई देती है। प्रत्येक अंडा से सघन कंड बीजाणु समूह से भरे रहते हैं। जो प्रत्येक अंडा से होता है वो सघन कंड बीजाणु से भरा रहता है। प्रत्येक का अंडा से एक सघन कंड बीजाणुओं से अंदर भरा हुआ रहता है। बाली के सभी दाने सोरस या कंड बीजाणु पुंजों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी गुच्छे में बदल जाते हैं। सभी दाने आपस में जुड़कर गुच्छों में बदल जाते हैं क्योंकि यह सूत्र कणिका होता है। ये कंड पुंज पतली मजबूत झिल्ली एवं तूसों के अवशेष से ढके रहते हैं। पतली मजबूत झिल्ली होती है इन कंड पुंजों के चारों तरफ, और तूसों के जो अवशेष होते हैं यानी भूसा जिसे अपन कह सकते हैं, उसके अवशेष से ढके रहते हैं। इसलिए इन्हें आवृत कंड कहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, आवृत कंड, क्योंकि ये ढके हुए रहते हैं इसलिए इसको आवृत कंड या कवर्ड स्मर्ट कहते हैं, ठीक है। आगे चर्चा करें अपन इस रोग की ओर। देखिए पुंज में भरे कंड बीजाणु एक प्रकार के वसायुक्त पदार्थ की उपस्थिति के कारण आपस में चिपके हुए रहते हैं। जो कंड बीजाणु आपस में गुच्छे में होते हैं, ठीक है, उनमें एक प्रकार का वसायुक्त तेलीय पदार्थ होता है जिसके कारण ये आपस में चिपके हुए रहते हैं। सभी सूकों को छोड़कर पुष्पों के सभी भाग कंड बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जो सूकों यानी यानी इनके जो कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं उनको छोड़कर पुष्पों के सभी भाग कंड बीजाणुओं में बदल जाते हैं, ठीक है। एवं पुंज की झिल्ली खलियान की गहराई के समय टूट जाती है। जो पुंज की झिल्ली होती है वो खलियान में गहराई के समय टूट जाती है। जब गहराई होती है तब ये टूट जाती है। वह कंड बीजाणु बिखर कर स्वस्थ बीजों पर चिपक जाते हैं। कंड बीजाणु होते हैं वो बिखर कर क्या हो जाते हैं, स्वस्थ बीजों पर चिपक जाते हैं। रोगजनक देखिए अस्टिलेगा होर्डाई नाम से जाना जाता है इसका रोगजनक। रोगजनक के जो कंड बीजाणु होते हैं वो गोलाकार होते हैं। कंड बीजाणु इसके गोलाकार होते हैं। गोलाकार से लेकर दीर्घवृत्तीय हो सकते हैं, या तो गोलाकार बिल्कुल, या फिर ऐसे दीर्घवृत्तीय हो सकते हैं, ठीक है। और मोटी भित्ति युक्त होती है, भित्ति बहुत मोटी होती है, तथा एक कोशिकीय चिकने होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। ये समूह में गहरे भूरे रंग से काले रंग के व अकेले में हल्के भूरे रंग के होते हैं। देखिए जब ये समूह में पुंज में होते हैं तो गहरे भूरे रंग से काले रंग के हो जाते हैं, ठीक है। और जब अकेले में होते हैं तो ये हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं। अकेले में हो तब यानी सिर्फ एक गुच्छे के रूप में नहीं हो तब तो ये हल्के भूरे रंग के, और जब गुच्छे के रूप में होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं, गहरे भूरे रंग से काले रंग के। आगे देखिए नमी की उपस्थिति में यह अंकुरित होकर 3 पट्टीयुक्त पराग तंतु बनाते हैं, ठीक है। नमी की उपस्थिति में जब नमी आती है थोड़ी सी,
ठीक है, तब ये क्या होता है, बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं। ये कंड बीजाणु ये क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और 3 पट युक्त, ये एक बीजाणु किस में बदल जाता है, 3 खंडों में बदल जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और पराग तंतु बनाता है जो 4 कोशिकाओं में विभक्त होकर प्रत्येक खंड पर बीजाणु बनाते हैं। 3 खंड युक्त दिखाई देता है और बाद में इसके अंदर 4 कोशिकाएं बन जाती हैं और बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु गुणन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और संक्रमण को फैलाते हैं। यही बीजाणु, यही 4 कोशिकाओं युक्त जो बीजाणु होता है वो क्या करता है, गुणन करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से वो वृद्धि करके क्या करता है, फिर संक्रमण को फैलाता है, इस रोग को फैलाता है। रोग चक्र की अगर चर्चा करें अपन तो देखिए, खलियान में जब स्वस्थ बीज के साथ कंड युक्त बीजों की गहराई की जाती है तो बीजाणु स्वस्थ बीजों पर चिपक जाते हैं, इसलिए ये बाह्य बीजोड़ रोग है। खलियान में जब अपन स्वस्थ बीजों के साथ कंड युक्त बीजों की बुआई करते हैं, खलियान के अंदर जब बुआई करते हैं, गहराई नहीं है, ये बुआई है, ठीक है, बीजों के साथ कंड युक्त बीजों की बुआई की जाती है तो बीजाणु स्वस्थ बीजों पर चिपक जाते हैं। ये बीजाणु होते हैं वो स्वस्थ बीजों पर चिपक जाते हैं, इसलिए ये बाह्य बीजोड़ रोग है। बीजों पर बाह्य रूप से चिपकते हैं, इसलिए क्या होता है, ये बाह्य बीजोड़ रोग है, ठीक है। जब संदूषित बीजों को बोया जाता है तो कंड बीजाणु अंकुरित होकर 4 कोशिकीय परागतंतु को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जब इन संदूषित बीजों को बोया जाता है, ठीक है, तो फिर ये कंड बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और 4 कोशिकीय परागतंतु का निर्माण करते हैं, ठीक है, पराग कवक तंतु का, जिस पर विपरीत आवेश के बीजाणु बनते हैं, उस पर विपरीत आवेश के बीजाणु बनते हैं। इन बीजाणुओं के अंकुरण होने से जनन नलिका बनती है। इनके बीज, जब ये बीजाणु 4 कोशिकीय पराग कवक तंतु से बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु जब अंकुरित होते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर से जनन नलिका निकलती है एक, ठीक है, तथा विपरीत उद्भव के जनन नलिकाएं आपस में मिलकर द्विकेंद्र के संक्रमण सूत्र को बनाती है। अब विपरीत आवेश होता है, मान लो किसी पे प्लस आवेश और दूसरे बीजाणु पर इसका विपरीत आवेश है, तो इसकी सूत्र नलिका और इसकी सूत्र नलिका आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, और क्या द्विकेंद्र के संक्रमण सूत्र बना लेती हैं, जो पौधे के अंकुरित होते बीज के प्रांकुर को संक्रमित करते हैं। जो बाद में क्या करते हैं, पौधे के अंकुरित होते बीज को के प्रांकुर को संक्रमित करते हैं, ठीक है, तथा उसकी वृद्धि के साथ साथ बढ़ता रहता है, ठीक है। ये पौधे को अंकुरित होते बीज के प्रांकुर को संक्रमित कर देते हैं। प्रांकुर यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है, जो वायवीय भाग होता है, जिनसे वायवीय भाग बीज का वह भाग जिनसे वायवीय पौधे के वायवीय भागों का निर्माण होगा, ठीक है, उनको संक्रमित कर देता है तथा उसकी वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ये वृद्धि करता है प्रांकुर भाग, वो भी बढ़ता जाता है बीजा, ठीक है, संक्रमण भी बढ़ता जाता है और फिर बाद में ये अंडाशय में जाकर शाखित हो जाता है। बाद में ये अंडाशय में जाकर जो ये सूत्र नलिका बनी है वो बाद में अंडाशय में जाकर क्या हो जाती है, शाखित हो जाए, कई सारी शाखाओं में बदल जाती है, ठीक है। प्रत्येक खंड एक कंड बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। बाद में प्रत्येक जो खंड होता है वो एक कंड बीजाणु में परिवर्तित बदल जाता है, जो पुनः स्वस्थ बीजों के साथ गहराई में पुनः संक्रमित हो जाता है। फिर से ये स्वस्थ बीजों के साथ क्या हो जाता है, भंडारित कर लिया जाता है। जब बुआई की जाती है तो पुनः ये नई फसल में आ जाता है, ठीक है। खेतों में प्रबंधन, सस्य प्रबंधन कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। बीजों का चयन ऐसे खेत की फसल से करना चाहिए जहां पर रोग मुक्त हो। जिस फसल में रोग नहीं हुआ है ये, ठीक है, जो का आवृतकण रोग, उस खेत की अपन को क्या करना है, उस खेत के बीजों की अपन को बुआई करनी चाहिए, ठीक है। संक्रमित पौधों की बाली को किसी कागज या लिफाफे में ढककर पौधे को उखाड़ देना चाहिए। देखिए, संक्रमित पौधे की जो बाली होती है जिसमें रोग फैल गया है, उसको कागज या लिफाफे में ढककर उखाड़ना चाहिए तथा इसे मिट्टी में दबा देना चाहिए, ठीक है। जैसे ही अपन उखाड़ रहे हैं तो उसको पहले क्या करें, देखिए ये अगर बाली है, ठीक है, ऐसी, ठीक है, तो इसके चारों तरफ पहले तो अपन को क्या करना चाहिए, कागज लपेटना चाहिए, फिर अपने हाथ से पकड़कर उखाड़ना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो कवक जाल होते हैं, ठीक है, वो अगर फूट गए, उनके ऊपर का जो कवर होता है वो फूट गया तो इसके अंदर के जो बीजाणु होते हैं वो हवा में फैल जाएंगे और हवा में फैलकर क्या करेंगे, दूसरे आसपास की जो पौधे हैं उनको संक्रमित करेंगे, ठीक है। इसलिए पहले इनको क्या करें, अच्छे से बाली को ढक लें, ठीक है, ताकि जब अपन खींचे तो वो फूट भी जाए, अंदर इनका आवरण फूट भी जाए, टूट भी जाए, फट भी जाए, तो वो बीजाणु बिखरे नहीं, ठीक है। जैविक प्रबंधन अपन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए प्रतिरोधी किस्में कौन सी है, C163, C63 जो असंक्रमणीय होती है, यानी इनमें अगर रोग भी हो गया तो वो आगे संक्रमित नहीं होता इस किस्म में। BJ
13, 14, 24, 26, 28, 29 है। उसी तरह BJ 3091, 3094, 3094 को उगाया जाना चाहिए। ये कुछ संक्रमण रोधी प्रतिरोधी किस्में हैं जिसमें जिसमें आवृतकण रोग नहीं होता है, ठीक है, या रोग से लड़ने की क्षमता होती है इनमें। रासायनिक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? देखिए, बीजों को सर्वांगी कवकनाशी ऑक्सीकार्बोक्सिन, सर्वांगी जो कवकनाशी होता है जो सभी कवकों पर काम करता है, ठीक है, वो दवाई कौन सी है? ऑक्सीकार्बोक्सिन का, या कार्बोक्सिन की 2 ग्राम, या कार्बोक्सिन की जो 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके रोग प्रबंध किया जा सकता है। यानी बीजों को उपचारित कर सकते हैं अपन किससे? ऑक्सीकार्बोक्सिन। किससे कर सकते हैं? ऑक्सीकार्बोक्सिन या फिर कार्बोक्सिन से अपन बीजों को उपचारित करके रोग का थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर देखिए सरसों का सफ़ेद रोली रोग। सरसों के सफ़ेद रोली रोग की अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, तो ये सरसों कुल की सभी प्रजातियों में पाया जाने वाला विश्व रोग है, ठीक है। सरसों कुल की जो सभी प्रजातियां होती है, जो भी सरसों की प्रजातियां होती है, उन सब में ये पाया जाता है। ये सरसों कुल की सभी प्रजातियों में पाया जाने वाला विश्वव्यापी रोग है, ठीक है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम सफेद रोली रोग को देख के पश्चिम बंगाल के कलिंगपांग क्षेत्र में देखा गया। मैंने कहा ना सबसे पहले कहीं देखा गया, तो वो आपको याद रखना है। सवाल बन सकता है कि सरसों का सफेद रोली रोग भारत में सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो वो कहाँ देखा गया? पश्चिमी बंगाल के कलिंगपांग क्षेत्र में देखा गया। वर्तमान में ये रोग सरसों उत्पादक सभी क्षेत्रों में, जहाँ भी सरसों उगाया जाता है वहाँ पर ये रोग होता है आज के समय में, जैसे राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। पंजाब में सर्वाधिक होता है क्योंकि पंजाब में इसकी खेती भी सर्वाधिक होती है। कहते हैं ना सरसों मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ठीक है, तो वो सरसों वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ये रोग देखिए सरसों कुल के पौधे जैसे सरसों कुल के जो सभी पौधे होते हैं उनमें फैलता है, जैसे सरसों, तोरिया, राई, बंद गोभी, फूल गोभी, ठीक है, मूली, सलजम आदि सब में यह देखने को मिलता है। सभी में यह देखने को अपन को मिल जाएगा, ठीक है। इस रोग के लक्षण की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए इस रोग के कारण पौधों में देखिए स्थानीय व सर्वांगी संक्रमण होता है। एक तो कुछ सीमित स्थान पर रहने वाला संक्रमण भी इस रोग के कारण होता है, और कुछ में ये सर्वांगी होता है, ठीक है, पौधे के सभी भाग में फैलता है। तद अनुरूप ही इसके लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है, उसी के अनुसार इसके लक्षण प्रकट होते हैं। यदि पौधे का संक्रमण सिर्फ पत्ती पे होगा तो क्या होगा? पत्ती पे ही दिखाई देगा लक्षण तो सिर्फ, और जब पौधा इस रोग का संक्रमण, सरसों के सफ़ेद रोली रोग का संक्रमण पूरे पौधे में होगा तो पूरे पौधे में लक्षण दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग चर्चा करें अपन स्थानीय संक्रमण में क्या होता है। 2 चीज़ें देखिए, सर्वांगी और स्थानीय संक्रमण में होता क्या है एक्चुअली वो देखते हैं अपन। इस प्रकार के संक्रमण में पौधे की पत्तियां, तनों, पुष्प, व्रतों पर चमकीले सफ़ेद से क्रीमी रंग के उभरे हुए फफोले सदृश दिखाई देते हैं। देखिए पुष्प चमकीले सफ़ेद रंग के, ये सफ़ेद रंग के हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ, ठीक है, ये उभरे हुए फफोले की तरह दिखाई देते हैं, क्रीमी यानी क्रीम के कलर के या सफ़ेद रंग के, ठीक है। देखिए पत्तियों, तनों, पुष्प, व्रतों के चमकीले सफ़ेद भाग पर देखिए क्रीमी या चमकीले सफ़ेद रंग के जो फफोले दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। इनका आकार देखिए 1 से 2 मिलीमीटर तक का हो सकता है। मिलीमीटर कितना होता है आपने देखा होगा अपनी स्केल में, 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, उसमें 10 चीज़ें होती हैं, 10 खंड होते हैं इस प्रकार से। तो 1 से 2 यानी ये 2 खंड जो होते हैं इस प्रकार से, इतने आकार का वो हो सकता है फफोले का आकार। पत्तियों पर बनने वाले स्पॉट आपस में संलयित होकर बड़े स्पॉट में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये पत्तियों पर बनने वाले स्पॉट होते हैं आपस में मिलकर बड़ा स्पॉट बना लेते हैं, यानी आपस में छोटे छोटे मिलकर बड़ी अवस्था में बना। प्रारंभिक अवस्था में स्पॉट पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं, पत्ती की नीचे वाली सतह पर बनते हैं शुरुआत में तो, लेकिन जब ये बहुत ही अपने उग्र अवस्था में होते हैं तब तो पूरी पत्ती पर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह बन जाते हैं। वह बाह्य त्वचा के फटने से बीजाणुधानी पुंज के सफ़ेद चूर्ण दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही इन स्पॉट की, ठीक है, इन फफोलों की बाह्य त्वचा फटती है तो इसके अंदर से बीजाणुधानियों का पुंज यानी बीजाणुओं के पुंज दिखाई देते हैं, ठीक है। सर्वांगी संक्रमण देखिए
सर्वांगी संक्रमण में देखिए, सर्वांगी दैहिक संक्रमण होने पर तनों के फूलने से विभिन्न भागों में सूजन दिखाई देती है। जो तना फूल जाता है उससे विभिन्न भागों में सूजन दिखाई देती है, सभी जगह से फूला हुआ दिखाई देता है। पुष्पक्रम की पुष्पीय भाग फूलकर अत्यधिक विकृत हो जाती है। जो पुष्पक्रम होता है, ठीक है, उसका जो पुष्पीय भाग होते हैं वो फूलकर अत्यधिक विकृत यानी अजीबोगरीब ढंग का पुष्प दिखाई देने लग जाता है। पुष्पक्रम देखिए अतिवृद्धि या कुरूपित होकर महामृग शीर्ष को बना देता है और बंदी हो जाता है। जो पुष्पक्रम होता है वो अतिवृद्धि यानी अत्यधिक वृद्धि कर या बिल्कुल कुरूपित होकर यानी बिना कोई रूप अजीबोगरीब ढंग का क्या कर लेता है, रूप ले लेता है और फिर माँ शीर्ष को बना देता है और बंदी हो जाता है। स्टेग हेड को बना लेता है और बंदी हो जाती है। देखिए माँ शीर्ष यहाँ पर दे रखा है पुष्प पीछे की तरफ। अतिवृद्धि है, वृद्धि हो गई पुष्प के अंदर से, देखिए कुछ अतिवृद्धियाँ निकल गई हैं, ठीक है, और बाद में ये बंदी हो जाता है, फिर ये जनन करने लायक पुष्प नहीं होता है। देखिए इसके जो पुष्पों के अंग होते हैं, पुष्पांग फूले हुए मांसल हरे या बैंगनी रंग के हो जाते हैं। पुष्पांग होते हैं वो मांसल हरे या बैंगनी रंग के हो जाते हैं। पंखुड़ियां बाह्य दल के समान हरे रंग की, पुंकेसर पत्ती के समान या कभी कभी स्त्री केसर के समान विरूपित हो जाती है। जो पंखुड़ियां होती हैं फूल की वो क्या करती है, पुंकेसर के पत्ती के समान या फिर कभी कभी स्त्री केसर के समान विरूपित हो जाती है, अपना रूप बदल देती है। कभी कभी पुंकेसर फूलकर मुदगर जैसी आकृति के और अंडा से फूलकर मांसल हो जाता है। मुदगर आपने देखा होगा ना, मुदगर नहीं सुना, पीटने वाला। जब अपन कुछ अपना फर्श वर्श बनाते हैं तो उसमें कंक्रीट वगैरह डालते, फिर उस पर ऊपर से एक इस प्रकार से होता है, गोल आकार का होता है और उसमें एक लकड़ी डाली हुई होती है इस प्रकार से, फिर इसको उठा कर नीचे फर्श पर मारते हैं जिससे वो जम जाता है, ठीक है, वो मुदगर होता है। ऐसी आकृति का हो जाता है जो पुंकेसर, और अंडा से फूलकर मांसल हो जाता है। परागकण एवं बीजांड के शीर्ष या अपसे होने के कारण बीज नहीं बनते। जो परागकण होते हैं एवं बीजांड के शीर्ष होते हैं, ये अपसे होने के कारण यानी नष्ट होने के कारण, शीर्ण या अपसे होने के कारण, कमजोर होने के कारण फिर बीज नहीं बनते हैं, ठीक है। और स्वस्थ सुषुप्त कलियां उद्दीप्त होकर पार्श्वी शाखाओं के रूप में विकसित हो जाती है। जो स्वस्थ एकदम कलियां होती हैं वो फिर पार्श्व शाखाओं में बदल जाती है, ठीक है। वर्षा होने पर रोगी पौधे सड़ जाते हैं। जैसे ही बारिश होती है तो रोगी पौधा फिर सड़ने लगता है, परंतु शुष्क अवस्था में मृग शीर्ष शुष्क खड़े होकर ऐंठन भरे दिखाई देते हैं। लेकिन जब शुष्क अवस्था में होता है तब तो ये ऐंठन की तरह इस प्रकार से ऐंठ जाते हैं पूरे, ठीक है, सीधे ना होकर ऐंठ जाते हैं। रोगजनक की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए एल्ब्यूगो कैंडिडा इस रोग का रोगजनक है। सरसों का सफेद रोली रोग का रोगजनक कौन सा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। ये एक कवक अविकल्पी परजीवी है, कवक है और अविकल्पी परजीवी है, सिर्फ एक ही कवक पर निर्भर करता है। इसका कवक जाल देखिए अंतपादपी होता है, पादप के अंदर होता है, सुशाखित होता है, शाखाओं में बदलता है, पटहीन होता, कोई प्रकार का इसमें पट नहीं होता, सकोशिक एवं काचाब होता है। इनमें छोटे छोटे गुंडी नुमा चूसकांग भी होते हैं। इस कवक जाल के ऊपर छोटे छोटे गुंडी नुमा यानी जो खूंटी नुमा क्या होते हैं, चूसकांग होते हैं, चूसन वाले अंग होते हैं। अंतराकोशिक कवक जाल परपोषी बाह्य त्वचा के नीचे इकट्ठे होकर चौड़े छोटे मुग्धाकार बीजाणु धानीधर का निर्माण करते हैं। जो कवक जाल होते हैं वो इकट्ठे होकर आपस में चौड़े छोटे और मुद्गराकार बीजाणु धानीदारों का निर्माण करते हैं। बीजाणु धानीदारों के सिरों पर तला बिसारी श्रृंखला में देके बीजाणु धानियां उत्पन्न होती है। जो बीजाणु धानीदारों के सिरों पर क्या होती है, तला अभिसारी श्रृंखला में तल के समांतर क्या होती हैं, बीजाणु धानियां उत्पन्न होती हैं। श्रृंखला में सबसे ऊपर वाली बीजाणु धानी मोटी भित्ति युक्त होती हैं और बाह्य त्वचा पर दबाव डालती हैं। श्रृंखला में जो सबसे ऊपर की तरफ होती हैं वो बीजाणु धानी मोटी भित्ति युक्त होती है और फिर बाह्य त्वचा पर दबाव डालती है जिससे बाह्य त्वचा फट नहीं देती है। प्राय अंकुरण नहीं करती है, ज़्यादातर अंकुरण नहीं करती है, परंतु बाह्य त्वचा को तोड़ने का कार्य करती है। फिर बाह्य त्वचा को तोड़ने का तो कार्य करती है लेकिन अंकुरण नहीं करती है। बाह्य त्वचा के टूटने पर बीजाणु धानियां बाहर निकल जाती हैं। जैसे बाह्य त्वचा टूटती है तो ये बीजाणु धानियां क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। और बीजाणु धानियां क्या होती है, गोलाकार, एक कोशिकीय होती है, काचा, बहुकेंद्रिकीय, चिकनी होती है। बीजाणु धानियां भी प्राय श्रृंखला में बनती हैं और एक जिलेटिनी गद्दी या तनुयोजी से जुड़ी रहती हैं। बीजाणु धानियां भी क्या होती है, श्रृंखला में बनती है और एक जिलेटिनी गद्दी या तनुयोजी से जुड़ी रहती हैं। नमी की अवस्था में तनुयोजी घुलनशील हो जाती है। जब नमी होती है तो ये तनुयोजी घुल जाती है।
फलस्वरूप बीजाणु धानियां अलग अलग होकर बिखर जाती है, जिससे बीजाणु धानियां क्या होती है, अलग अलग होकर फिर से बिखर जाती है। अंकुरण नलिका बना लेती हैं, फिर अंकुरण नलिका अंकुरित कर क्या है, अंकुरण नलिका बनाकर क्या होती है, अंकुरित हो जाती है, वह चल बीजाणु का निर्माण करती है। चल बीजाणु बनता है बाद में। चल बीजाणु क्या होता है, एक कोशिक के द्विकशाभिक यानी दो कशाभिका होता है जो इसको गमन में कार्य करता है। रसदानी युक्त वर्गाकार हृदयाकार होते हैं। ये पानी की पतली सतह में कशाभिका द्वारा गति करने के बाद कशाभिका गिराकर पुट्टीभूत हो जाते हैं। जैसे ये पानी की पतली सतह होती है वहां पर क्या होते हैं, गति करते हैं और गति करने के बाद पुट्टीभूत हो जाते हैं। किस प्रकार से, अपने दोनों कशाभिक जिनके कारण ये गति करता है उनको तोड़ देता है, अपने शरीर से अलग कर देता है और पुट्टीभूत हो जाता है तथा जनन नलिका बनाकर अंकुरित होते हैं। फिर बाद में ये जनन नलिका बनाकर क्या हो जाता है, अंकुरित होता है, जो परपोषी में रंध्र द्वारा प्रवेश कर नया कवक जाल स्थापित कर देते हैं। जैसे नए पौधे पर पहुंचते हैं अपने कशाभिक गिरा देते हैं, फिर परपोषी के अंदर प्रवेश करके उनके रंध्रों के उनके छेद जो होते हैं उनके द्वारा अंदर प्रवेश करके क्या करते हैं, नया कवक जाल बनाते हैं। बीजाणु धानी के अंकुरण का अनुकूलतम तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब बीजाणु धानु का अंकुरण होता है तो उसके लिए कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। जहां 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा वो वहां पर अंकुरित हो जाएगी। ये कवक देह के विषम थैलेसी हैं, ठीक है, अतः इनमें विषम युग्मता पाई जाती है। मादा युग्मक को अंडधानी एवं नर युग्मक को पुंधानी कहते हैं, ठीक है। विषम थैलेसी का मतलब अलग अलग जनन अंग होते हैं, ठीक है। मादा युग्मक अलग होता है जो अंडधानी में रहता है और नर युग्मक पुंधानी कहलाता है। जिनके निषेचन के कारण निषिक्तांड बनता है। इनके आपस में निषेचन क्रिया के कारण क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलकर निषेचन क्रिया करते हैं और निषिक्तांड बनता है, युग्मनज बनता है, जो पौधों के अवशेषों मृदा में जीवित बना रहता है। ये बाद में पौधों के अवशेषों और मृदा में जीवित बना रहता है। निषिक्तांड देह के गोलाकार गहरे पीले से भूरे रंग का होता है, भित्तियुक्त होता है, जो अंकुरण नलिका में पुट्टी बनाकर अंकुरित होते हैं, ठीक है। जब मृदा में और फसलों के अवशेष में बने रहते हैं, पौधों के अवशेष में जब अनुकूल वातावरण आता है तो ये क्या होता है, अंकुरण नलिका या एवं पुट्टी बनाकर बाद में अंकुरित हो जाता है। रोग चक्र देखिए, इस रोग का रोगजनक निषिक्तांड के रूप में पौधों के अवशेषों, भूमि व बीज के साथ रोगग्रस्त पौधों के भागों पर जीवित रहता है। जहाँ भी रोगग्रस्त पौधे होते हैं वहाँ पर ये उनके पौधों में, वहाँ की मिट्टी में जीवित बना रहता है और अनुकूल वातावरण में चल बीजाणु बनाकर अंकुरण कर नई फसल में संक्रमण करता है। जैसे ही अनुकूल वातावरण आता है ये चल बीजाणु बनाता है, चल बीजाणु फिर पौधों में प्रवेश करता है रंध्रों के द्वारा, ठीक है, और संक्रमण फैलाता है। आगे चर्चा करें अपन। आगे देखिए खेती का प्रबंधन अपन कैसे कर सकते हैं, सस्य प्रबंधन इस सरसों के सफ़ेद रोली रोग का। तो सरसों की फसल की शीघ्र बुआई कर दें, यानी जब तक अनुकूल वातावरण आए तब तक तो हमारी फसल तैयार हो जाए पककर और हम कटाई कर लें, ठीक है, तो फिर संक्रमण ही नहीं होगा। रोगग्रस्त पौधे के अवशेषों को नष्ट कर देना, यानी इकट्ठा करके जो पौधे के अवशेष होते हैं उनको नष्ट कर देना। स्वस्थ बीजों का प्रयोग करना, एकदम स्वस्थ बीजों का प्रयोग करना। खरपतवारों को नष्ट कर देना, खरपतवारों को खत्म कर देना। 3 से 4 वर्ष की फसल चक्र जिसमें अपरपोषी फसलों को रखना चाहिए ताकि प्राथमिक निवेश द्रव्य नष्ट हो जाए, ठीक है। फसल चक्र अपनानी चाहिए 3 से 4 वर्षों तक के लिए, ठीक है। फसल 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिसमें बीच में जो अपरपोषी पौधे होते हैं जिन पर यह कवक जीवित नहीं रह सकता, एल्बुगा कैंडिडा, ठीक है, वो जीवित नहीं रह सकता। इनके जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणु धानी जीवित नहीं रह सकते, उत्तर जीवित नहीं रह सकते, ऐसी फसलें बोनी चाहिए बीच में, ठीक है, जिससे जब तक अपन वापस सरसों की फसल बोएंगे ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। श्वेत कीट से प्रभावित महामृगशीर्ष को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। जो श्वेत कीट से प्रभावित महामृगशीर्ष बनता है ऊपर, उसको तोड़कर खत्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। प्रतिरोधी किस्मों की अगर चर्चा करें तो जैसे क्रांति PR15, क्रांति PR15, TM20, RN 510, NPJ 81, RK13, MDYR 2029, NPC 15912, PBN 2001, 2002, 2004, PBC 9221, PAB 2001, 2002 को उगाना चाहिए। तो ये कुछ किस्में हैं आपके लिए, ठीक है, जो क्या है, जो रोग रोधी किस्में है, प्रतिरोधी किस्में हैं ऐसी सरसों की जिसमें सरसों के सफ़ेद रोली रोग से लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। रासायनिक प्रबंधन देखिए, रासायनिक प्रबंधन अपन कैसे कर सकते हैं, दवाइयों का छिड़काव कैसे कर सकते हैं, कौन सी दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। तो बीजों को देखिए, मेटालेक्सिल एप्रोन HD 35 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज या 2.5 मैनकोजेब से
5 ग्राम मैनकोजेब से बीजों का उपचार करना चाहिए। 2 दवाइयाँ मेटालेक्सिल या मैनकोजेब से क्या करना चाहिए, अपन को बीजों का उपचार करना चाहिए। ये आप ध्यान में नहीं रखेंगे कि भाई 6 ग्राम करना है, 2.5 ग्राम किससे करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बीजों को अपन को किससे उपचारित करना वो जरूरी है, मेटालेक्सिल और मैनकोजेब से उपचारित करना है। बुआई के देखिए 31 दिन बाद मैनकोजेब या मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब के जैसे पानी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। 21 जैसे आज बुआई की है, आज अपन ने बीज बो दिए हैं, तो उसके 21 दिन बाद क्या करना चाहिए, या तो सिर्फ मैनकोजेब भी या फिर मेटालेक्सिल और मैनकोजेब दोनों को आपस में मिलाकर क्या करते हैं, जिसे रेडोमिल MZ72 नाम से एक दवाई उपलब्ध है, ठीक है, उर्वरक उपलब्ध है। इसको पानी में घोलकर अपन को क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, ऊपर से छिड़काव करना चाहिए अपन को ऊपर से, ठीक है। तो ये था हमारा 3 रोग देखिए आपको, ठीक है, जो आज अपन ने पढ़े हैं। सरसों का सफ़ेद रोली रोग पढ़ा, जौ का आवृतकंड रोग पढ़ा और गेहूं का अनावृतकंड और छिद्राखंड रोग अपन ने पढ़े हैं। आने वाली क्लास में अपन 3 रोग पढ़ेंगे, देखिए बैंगन का लघुपन रोग की चर्चा करेंगे, जीरे के मलानी रोग और जीरे का छाछैया रोग की चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।